कुछ लोग होते हैं ऐसे जो अपनी दुनिया अपने तरीके से चलाना चाहते हैं। एक गाना है ना कि मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। और ऐसा करने वाले लोग बहुत कम ऐसे होते हैं जो सफल भी होते हैं, और अगर प्रोफेशनल वर्ल्ड की बात की जाए तो वहां अपना झंडा भी गाड़े रखते हैं। ये काम जिन कम लोगों में से जिन लोगों ने किया है, उसमें एक नाम ऐसा है, फिल्म अभिनेत्री ऋचा चड्ढा का, जिन्होंने अपने हिसाब से फिल्में की, अपने हिसाब से रोल किए और अपनी जिंदगी की एक रास्ता बनाया। तो बहुत बहुत स्वागत है ऋचा चड्ढा जी आपका। नवोदय थैंक टाइम्स पंजाब केसरी से बातचीत करने के लिए आपने समय निकाला। यू। आ, आखिर आप इतना सब कुछ, जो ऋचा चड्ढा जिसको हम लोग देखते रहे हैं पिछले 10 साल के आसपास से, जो ओ लकी ओ से छोटा सा रोल करती है और फिर अचानक जो है नगमा खातून का रोल करके गैंग ऑफ वासेपुर में बिल्कुल अचंभित कर देती है हम सब लोगों को। और फिर उसकी यात्रा जो है अपने तरीके से चलती रहती है, चाहे वो गोलियों की रासलीला वाली फिल्म हो या मसान हो, जो बहुत ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पसंद की गई। फिर आपने सबरजीत और फुकरे फुकरे रिटर्न, तो मतलब आपकी कमाल की और आपकी एक अलग तरीके की फिल्म थी। और पंगा फिर वही एक अलग तरीके की फिल्म, जो अभिनेत्री, मेन अभिनेत्री ना होते हुए सहायक अभिनेत्री में होते हुए पूरा झंडा गाड़ा आपने। तो आप ऐसा ऐसा कैसे कितने रिस्क लेने की क्षमता रखती हैं और कैसे कर जाती हैं ये सब? देखिए, अगर रिस्क में बाद में मुझे लगता है कि इसका नतीजा अच्छा रहेगा, तो मैं ज़रूर रिस्क लेने में यकीन रखती हूँ, क्योंकि अभी तक मेरा पूरा करियर रिस्क पे ही बना है, रिस्क से ही चल रहा है। तो तो आगे भी उम्मीद यही है कि एक्सपेरिमेंट करते रहने का मौका मिलेगा। और ये फिल्म भी एक एक्सपेरिमेंट है, जो अभी आप जिसकी हम बात कर रहे हैं, जी। वो भी एक एक्सपेरिमेंटल फिल्म है मेरे लिए। मतलब मैंने कभी सिंगल स्क्रीन या इस तरह की कमर्शियल प्रॉपर फिल्म नहीं की, हम्म। और ये एक साथ 4-5 भाषाओं में रिलीज हो रही है, तो पता नहीं ये रिस्क अच्छा रहेगा या बुरा, बट उम्मीद तो है कि अच्छा रहेगा। आप शकीला की बात कर रही हैं मेरे ख्याल से, और शकीला एक ऐसी फिल्म होने जा रही है। वैसे जो जो उसका, जो लोगों ने जो ट्रेलर देखा और जिस तरीके का है, तो उसे एक पुरानी फिल्म भी याद की जाती है, डर्टी पिक्चर। वो लगभग उसी, और क्योंकि वो इस सिल्क स्मिता पे थी और ये शकीला पर है, और जिसमें आपने एक अलग बिंदास रोल किया है। तो इस रोल के पहले हम अगर बात करना चाहें तो गैंग ऑफ वासेपुर आती है। गैंग्स ऑफ वासेपुर में जो नगमा खातून आप बनती हैं, और जो उस रोल को कैसे मिला और फिर उसको करने की जो इच्छा है और उसकी प्रेरणा है, और फिर उसके बाद जो फिर रिस्क शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, कि जो आपने लिया वो कैसे आगे आगे चलता गया? आ, मतलब मुझे तो लगा कि रोल बहुत अच्छा है, एक बायोपिक जैसा ही रोल था, जिसमें कम उम्र से लेकर बड़ी उम्र तक जाना था। तो मुझे यही लगा कि अगर सब लोग एजिंग कर रहे हैं या कहानी आगे बढ़ रही है 2 दशक 3 दशक, तो नेचुरली सबको होना पड़ेगा, बूढ़ा या जो भी। पर उस रिस्क की वजह से ही मैं यहाँ पे हूँ, इसलिए मैंने ज्यादा सोचा नहीं उस समय। क्या अनुराग कश्यप के साथ काम करने की एक जो इच्छा थी, या उनके काम करने की जो शैली रही है, उससे ज्यादा आप किस तरह से प्रभावित हुई, या उसके अलावा और कुछ भी हाँ, ऐसे उतना कारण काम हैं? तो मैं स्टार बेस्ट सेलर्स करके एक चीज आती थी पहले टीवी पे। तो जी। बचपन में हमने टीवी पे देखा था कि उन्होंने एक छोटी 1 घंटे की फिल्म बनाई थी या कुछ ऐसा, जिसमें हमेशा थोड़ी मिस्ट्री, थोड़ा थ्रिल। तो ऑब्वियसली एज अ फिल्म मेकर तो उनकी बहुत वैसे भी वो बहुत चर्चा में रहते थे और अपनी तरह की फिल्म बनाते थे, ब्लैक फ्राइडे या नो स्मोकिंग। तो मुझे जरूर लगा कि एक अच्छा मौका है उनके साथ काम करने का, और बहुत सारे लोगों का ड्रीम होता है उनके साथ काम करना, इसलिए मुझे लगा मौका मिल रहा है तो कर लेना चाहिए। अच्छा रहा वो एसोसिएशन। आपने फिल्म उद्योग में एक अलग रास्ता अपनाया, नेगेटिव रोल के साथ में।
बहुत ज्यादा ये तो नहीं कह सकते, लेकिन कैरेक्टर रोल्स के साथ में आपने एक अलग रास्ता बनाया उसका। तो आपकी उम्र में जब आप 10 एक साल पहले लगभग उद्योग में आई, तो वो खतरा आपको नहीं लगा कि अब मतलब मेन रोल से मैं हट जाऊंगी, जो अब 10 साल बाद आपको मिल रहे हैं? वो उस तरह की फिल्में भी बननी चाहिए जिनमें मेरा मेन रोल करने का मन हो, मतलब उम, और हर बार नहीं होता, तो कई बार होता है, जैसे कि जब बहुत कमर्शियल स्टार्स जब ऑफ बीट फिल्में करते हैं तो लगता है कि अच्छा ये तो हमारे स्पेस की फिल्म है, ये शायद हम बेहतर कर सकते थे, बट पर जनरली बहुत कमर्शियल कुछ या मेन स्ट्रीम कुछ करने का मेरा मन भी नहीं था, इसलिए मैंने ज़्यादा सोचा ही नहीं उसके बारे में। क्या इसके पीछे, क्योंकि आपकी बैकग्राउंड, आप अमृतसर में पली बढ़ी, फिर उसके बाद दिल्ली में आपने पढ़ाई की, मुंबई में पढ़ाई की, और आपके माता पिता का बैकग्राउंड, आपकी माँ जो है वो प्रोफेसर है और पिता भी एक फर्म चलाते हैं अपनी अलग तरीके की, वो बैकग्राउंड ज्यादा था, उनका प्रभाव था, उनकी प्रगतिशीलता का प्रभाव था, या आपकी अपनी सोच पहले से ही अलग रही है? देखिए, माँ-बाप के प्रभाव के बिना तो कुछ होता नहीं है लाइफ में। तो ज़ा जा वो अ, घर में हमेशा पढ़ाई-लिखाई और कला के प्रति एक रुझान रहा है। कला से मेरा मतलब है कि हम लोग बचपन क्लासिकल म्यूज़िक के कॉन्सर्ट के लिए ले जाती थी, कभी कोई ड्रामा दिखाने ले गई, पिताजी भी ड्रामा देखने का शौक रखते थे, पढ़ने-लिखने का बहुत माहौल था। तो ज़ाहिर-सी बात है कहीं न कहीं आर्टिस्टिक बेंट ऑफ माइंड हो जाता है उससे, जब आपके घर में कल्चर पे इतना ध्यान दिया जाए। और फिर आपकी अपनी सोच भी बनती है तो कुछ इसी तरह की बनती है, जिसमें आप उस समय की ज़रूरी नहीं कि पॉपुलर फ़िल्में आप देखें, बट ज़रूरी है उस समय का जितना पैरेलल या आर्ट सिनेमा, मतलब मैंने अपनी मम्मी के साथ श्याम बेनेगल की बहुत सारी फ़िल्में देखी हैं। तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है आगे आपकी चॉइसेस पे। दिल्ली में रहने के दौरान आपने थिएटर भी किया और खासतौर से बेरी जॉन के साथ में ट्रेनिंग भी की। वो अनुभव कैसा रहा और उसने आपको कितना परिष्कृत किया, कितना चमकाया, कितना साफ सुथरा किया अभिनय में? इसको जानना जरूरी भी होगा। बहुत ज़रूरी है, और मुझे लगता है कि जैसे कि किसी भी और फ़ील्ड के लिए जब आप तैयारी करते हैं तो आप उससे सीखते हैं। बहुत सारे लोग बिना एक्टिंग पे समय बिताए आ जाते हैं, और उसमें साधन से भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप में सीखने की इच्छा हो। तो जैसे अम, मुझे मौका मिला हारी सर के साथ काम करने का, तो मैंने सबसे ज़्यादा उन्हीं से सीखा है। और अभी तक हम लोग टच में हैं, और मैं तो चाहूँगी कि आगे भी हम साथ में ही कुछ काम करें, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया एक टीचर हैं, जो कि लाइफ लॉन्ग आपके कुछ तैयारी कर देते हैं ऐसी कि आपके दिमाग में जो चीज़ रह जाती है वो इंस्टिंक्ट से बहुत अच्छी होती है। बिल्कुल ठीक इंस्टिंक्ट कह रही हैं। होती है। जी। जी। आपके कैरियर में 8 9 साल 10 साल में जो भी रहा है उसमें आपने नंबर्स फिल्मों के शायद बहुत ज्यादा नहीं किए, लेकिन जो किए हैं वो कमाल के किए हैं और वो अलग आपको करते हैं। आपने अगर हिंदी सिनेमा में कहा जाए तो जो युगों की शुरुआत का दौर माना जाए, वो एक परिवर्तनकारी युग के दौर, जो दौर था वो गैंग्स ऑफ वासेपुर से हुआ, और फिर उसके बाद परिवर्तन, फुकरे ऐसी फिल्म, पंगा ऐसी फिल्म थी। तो पंगा के बारे में जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि वहां एक अभिनेत्री ऑलरेडी जो बहुत एस्टेब्लिश थी, उनके साथ आप उनकी दोस्त की भूमिका में थी और उनको ट्रेनिंग देने वाली और उनके साथ मस्ती करने वाली भूमिका में थी। तो कंगना के साथ काम करना और फिर उसके अलावा अय्यर के साथ काम करना, जो उसके निदेशक थी, वो दोनों की यात्रा कैसे रही? अ, फ़िल्म ही पूरी फीमेल फ्रेंडशिप और स्पोर्ट्स पे थी। तो उसमें एक फीमेल डायरेक्टर और स्ट्रॉन्ग फीमेल एक्टर का होना बहुत जायज़ था, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा काम करने का साथ में। और उसमें मैंने मेन भूमिका के बारे में नहीं सोचा, क्योंकि मुझे बार-बार ये लगता था कि अगर मैं फिर से एक मम्मी का रोल करूँगी तो शायद ये टाइप कास्टिंग भी बहुत होती है हमारी इंडस्ट्री में। तो मैंने कहा इस रोल के लिए
थोड़ा जो एक ऐसी औरत जिसने कि शादी करने के बजाय स्पोर्ट्स को चूज किया, मुझे वो लगा इंटरेस्टिंग। तो मेरी जो किरदार है वो बार-बार उससे लोग पूछते भी, तुमने शादी क्यों नहीं की? तो वो बताती है मेरे को ध्यान नहीं था, या मैं भूल गई थी, या मेरा मन नहीं था। वो आप भी जिस अदा से, जी प्लीज। नहीं, ये भी एक ज़रूरी चीज़ है दिखाना, क्योंकि होते हैं, ऐसे भी लोग होते हैं। तो हाँ, मुझे मज़ा आया ये फ़िल्म करके। और हम अब आते हैं फुकरे, और जिसमें भोली पंजाबिन के रोल पर। वो भी एक अलग किस्म का रोल था, एक अलग किस्म की दादागिरी दिखाती हुई एक महिला कलाकार थी, जिसने एक बिल्कुल लड़कों के साथ में जो उनको जिस तरीके का व्यवहार करती है, वो भूमिका कैसे आपको कितना अट्रैक्ट की और किस तरीके से क्यों अट्रैक्ट की गई उससे? पहले तो मुझे लगा कि ऐसा रोल लिखा नहीं गया है पहले कभी भी। औरत के लिए तो नहीं हम्म। लिखा, लेडी गब्बर सिंह टाइप का रोल था। बिल्कुल हम्म। दादा की और बिल्कुल निडर लड़की का रोल था। तो मुझे वो पढ़ के बहुत मज़ा आया। और उसके बाद मैंने ऑडिशन किया था उस रोल के लिए, जिससे हम्म। मैं फाइनली मेरा सिलेक्शन, मेरे को कास्टिंग डायरेक्टर ने फ़ोन किया, हनी त्रेहान। फिर मेरा ऑडिशन हुआ, फिर मुझे वो रोल मिला। तो आई थिंक ऑडिशन अच्छा रहा होगा, या उनको कुछ अच्छा लगा होगा इसमें। रोल तो है इंटरेस्टिंग, क्योंकि ऐसा कोई और करता नहीं है। तो बहुत छुई-मुई टाइप के कैरेक्टर ज़्यादा होते हैं, या अगर अभी एम्बिशियस कैरेक्टर होते हैं, तो भी वो वैसे नहीं होते, जैसे कि ये तो डॉन है। हम्म। लेकिन आपने मसान हुआ या गॉड्स रूम हुई या चौक एंड डस्टर ऐसी फिल्में भी की, जो फिर इसको बिल्कुल अलग करती हैं, जो तथाकथित कमर्शियल सिनेमा है उससे बिल्कुल अलग हो जाती है, और वो आपको ये फिल्में अंतर्राष्ट्रीय पहचान सी दिलाती हैं। इनको चुनना, कभी इधर कभी उधर रखना अपने आप को, क्योंकि जब आपने गैंग्स ऑफ वासेपुर की थी तो सुना मैंने था कि आपको लगभग 1 दर्जन रोल ऐसे ही मिल गए और ऐसे ही मिलने वाले थे, और आपकी एक एंट्री कॉमर्शियल सिनेमा में हो गई थी। तो कॉमर्शियल सिनेमा से शिफ्ट होना लगातार और फिर उसमें आना, ये भी तो एक बहुत मुश्किल काम होता है, और खासतौर से फिल्म इंडस्ट्री का जो रूप रवैया है और जो गैंग्स है तथाकथित, उससे आगे पीछे होना। सर, हम तो किसी भी गैंग का हिस्सा नहीं हो सकते, हम तो आउटसाइडर हैं, पहली बात। और दूसरी बात ये कि ये मेरे दिमाग में कभी ऐसे कमर्शियल और ये क्लासिफिकेशन रहती नहीं है। जब हम फ़िल्म में एक्टिंग करते हैं तो हमें यही लगता है, दो हर में उतनी मेहनत लगेगी। हर की ग्रामर अलग है, पर मेहनत तो उतनी लगेगी। और ज़रूरी है आई थिंक एक्टर्स को बैलेंस करके चलना, क्योंकि अगर सिर्फ आर्ट हाउस फ़िल्म्स करेंगे तो हम अपने खर्चे भी नहीं निकाल पाएँगे। हम्म। तो दोनों तरह की फ़िल्में करनी होती है, काम भी तो है ना। हाँ, आप क्योंकि बहुत नपे तुले जवाब दे रही हैं, तो नपे तुले जवाबों में से आगे बढ़ते हैं। और आपने मैं अपने आप को कहा कि आउटसाइडर आप हैं, अभी भी मानती हैं। जी। इतना समय बीतने के बाद भी अभी भी ऐसा लगता है कि आपको कुछ लोगों के साथ ज्यादा फिल्में करती रहना चाहिए, ये करने की इच्छा होनी चाहिए, या ये कि वो आपको अप्रोच उस तरीके से नहीं कर रहे हैं कि एक बहुत प्रतिभाशाली अभिनेत्री है, दूसरों को कमजोर करेगी, क्या है? नहीं, नहीं, मैं ऐसा सोचती ही नहीं हूँ। मुझे ये लगता है कि जिनको मेरी ज़रूरत है वो बुला सकते हैं कभी भी। अ और मुझे कोई ख़ास शौक भी नहीं है किसी एक तरह की फ़िल्म या किसी एक तरह के रोल में दिखना। मुझे बस अभी तक यही लगता है कि मुझे मज़ा आना चाहिए। अगर मुझे ही मज़ा नहीं आएगा तो देखने वाले को तो बिल्कुल नहीं आएगा। अ, और आउटसाइडर, जहाँ तक आउटसाइडर होने की बात है, तो वो तो आई थिंक लाइफ़ लॉन्ग ही रहेगा। इसमें कोई मलाल भी नहीं है मुझे, क्योंकि जो लोग इस बिज़नेस में पले-बढ़े हैं, उनका एटीट्यूड, उनका बिहेवियर और उनका पूरा एक दुनिया को देखने का नज़रिया एक तरह का होता है। और हमारी अगर नॉर्मल परवरिश हुई है, नॉर्मल घर में, और नॉर्मल स्कूलिंग, कॉलेज वहाँ खत्म हुई है, जहाँ कभी प्रेस के सामने आने का तो सवाल नहीं उठता था। तो अम
जाहिर सी बात है कि हम हमेशा आउटसाइडर की तरह कहीं कुछ हद तक फील करेंगे। हाँ, आप सीख सकते हैं ऑन द जॉब के पार्टी में जाना या पोज करना या किसी अवार्ड फंक्शन में जाना या कुछ, पर एक फीलिंग पता नहीं, मुझे तो लगती है आउटसाइडर जैसी फीलिंग फिल्म इंडस्ट्री में। आई थिंक वो क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, अगर 4 लोग साथ में मिलके बैठते हैं तो पता चलता है, अरे मेरे फादर ने इनके फादर को असिस्ट किया था और अब हम सब डायरेक्ट, मतलब चीजें भी होती हैं। तो चांसेस तो यही थे मेरे लिए भी कि अगर मेरी मम्मी टीचिंग में या एकेडमिक्स में है तो या मैं भी उसी दिशा में जाऊँ। तो मैं समझ सकती हूँ कि कैसे जो लोग हमारे आसपास ज़्यादा फ़िल्मों में काम करते हैं, वो बेसिकली फ़िल्म इंडस्ट्री से ही बिलॉन्ग करते हैं। तो आई थिंक एक आउटसाइडर की जो फीलिंग है वो तो रहेगी काफ़ी समय तक। और मैंने ऐसे कुछ, मुझे उससे फ़र्क भी नहीं पड़ता। है आपके जो चाहने वाले हैं, वो तो एक आपसे ज़्यादा डिमांड करते हैं और आप के लिए वो चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़िल्मों में दिखें, ज़्यादा से ज़्यादा रोल्स निभाएँ। जी, वो बहुत, मुझे उनकी शुभकामनाएँ ही इतना मोटिवेट करती हैं, प्रेरित करती हैं रोज़ हर बार कुछ नया करने के लिए। और मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि अ, एक जब हमने शुरुआत की, जैसे गैंग्स ऑफ वासेपुर एक तरह का एक एक बेट थी, एक गैम्बल था जो हमने उस टाइम पे खेला। अभी वो जो गैम्बल उस टाइम पे खेला था, उसका रिज़ल्ट अब आने को है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि उस तरह का सिनेमा, उस तरह के शोज़ लिखे जाना, वो दौर अब आया। तो हुँ। नेचुरली अब मैं बहुत बिज़ी रहने वाली हूँ, आप समझ रहे हैं ना? पहले नहीं, नहीं, हम बिल्कुल। वो फ़िल्म की जब जो वो अल्टरनेट में गिनी जाती थी, अब अल्टरनेट ही मेनस्ट्रीम हो गया है, तो अभी तो अपना वक़्त शुरू हुआ है, मुझे ऐसा लगता है। तो इसलिए आपका फैन्स को थोड़ा-सा पेशेंस रखना चाहिए, हम बहुत नज़र आने वाले हैं। आपका वक़्त शुरू हुआ है लेकिन आपने अपने वक़्त को निकाला भी है। आप देश के जो सामान्य जो मुद्दे होते हैं, बड़े मुद्दे होते हैं, उसमें भी बिंदास बोलती रही हैं और जेएनयू में जब पिछले साल जब हुआ तब वहाँ भी गईं और जैसे कि तापसी पन्नू और स्वरा भास्कर उसमें इन्वॉल्व रहीं, उससे कम ज़्यादा जो भी हो सकता है। तो क्या मतलब ये इन्वॉल्वमेंट आपका शायद परिवार की बैकग्राउंड की वजह से है या आप चाहती हैं कि इन मुद्दों पर बातचीत की जाए या आप किसान के मुद्दों पर जो अभी दिल्ली में चल रहा है उस पे क्या कहना चाहेंगी? मैं जी। बस मुझे ऐसा लगता है सर, देखिए, एक पहली बात तो क्लैरिफ़ाई कर दूँ, मैं जेएनयू नहीं गई थी। ना कभी पढ़ने पढ़ने के लिए गई, ना किसी प्रोटेस्ट का हिस्सा होने के लिए। हालाँकि जेएनयू की एंट्रेंस बहुत मुश्किल है और वहाँ से जितने लोग निकलते हैं, वो जी। बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, जैसे कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन, वो भी जेएनयू से हैं। और दूसरी बात, मुझे लगता है कि हर आर्टिस्ट, आर्ट जो है वो समाज का आईना बोलते हैं उसको। एज़ एन आर्टिस्ट हमारा काम ये होता है कि हम मॉरल कंपास समाज का बना रहें। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर जो प्रेस है वो अपना काम बखूबी निभाए। आप तो एंटरटेनमेंट जो जिससे हमें चीज़ों का ज्ञान मिलता है, ज़रूरी नहीं है कि वो एक इंडिपेंडेंट सोर्स हो। अ तो उस समय में क्या होता है, ज़रूरी हो जाता है कि लोग, मैं तो स्थायी विपक्ष वाली भावना रखती हूँ। अगर मुझे कुछ ठीक नहीं लगेगा तो मैं बोल दूँगी, कल को कोई दूसरी सरकार आएगी, उसके साथ भी कुछ ठीक नहीं लगेगा तो मैं बोल दूँगी, जो कि हमारा हक भी है और जो सबको बोलना चाहिए जिसके बारे में। क्योंकि अगर हम नहीं बोलेंगे, जैसे अ, वो है ना, अगर हम नोटिस नहीं करेंगे कि क्या हो रहा है, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। और एक लेवल पे मुझे लगता है, देखिए 2 तरीके होते हैं, या तो आप फ़िल्में ऐसी बनाएँ जिनमें मैसेज हो, अ, योर आर्ट कैन बी योर वॉइस, या फिर आप अपनी वॉइस यूज़ करें। तो मैं कभी फ़िल्मों के ज़रिए कुछ कहती हूँ, कभी ट्विटर पे या सोशल मीडिया पे कह देती हूँ। मुझे जब जो चीज़ ठीक लगती है तो मैं कह देती हूँ। बाकी तो इंटेंशन तो सभी का यही है कि देश आगे जाए।
शकीला के बारे में बात करते हैं, तो ये शकीला आपने भी शायद मेरे ख्याल से डर्टी पिक्चर देखी होगी, और उससे कितना डिफरेंट रोल है उसमें? सर बहुत डिफरेंट रोल है, क्योंकि जो सिल्क थी उनका करियर, जब उनकी मौत की वजह से शकीला का करियर टेक ऑफ होता है। और उन्होंने बहुत रिस्पेक्टेबल फिल्में की कमल हसन के भी साथ, और नॉर्थ में भी उन्होंने फिल्में की, मतलब हिंदी फिल्में भी की। तो वो काफी एक प्रख्यात, मतलब बहुत जानी मानी कलाकार थी। तो उनकी जब मौत हुई तो एक बहुत एक वैक्यूम सा क्रिएट हो गया। उस वैक्यूम को भरने में शकीला का हाथ था, और उससे उनको सक्सेस मिला। पर उनका सक्सेस थोड़ा सा अलग था, वो ज्यादा साउथ फोकस था। इसलिए हमारी अभी जो रिलीज है वो भी साउथ की ही 4 भाषाओं में पहले आएगी। मतलब आप साथ में साउथ की फिल्में भी खूब कर रही हैं, खूब तो नहीं कह सकते, एक एक की है, एक कन्नड़ की भी आपने की है, तो वहां काम करने का एक क्या मतलब अंतर दिखता है आपको? अंतर बहुत है सर। कुछ अच्छी चीजें भी हैं, जैसे कि पंक्चुअलिटी, लंच ब्रेक वगैरह को लेकर टाइम पे रैप करना शुरू करना। इंडस्ट्री अलग है, और जरूरी था इस उसमें इस फील्ड में कि हम अगर इस स्पेस की फिल्म बना रहे हैं तो उन्हीं लोगों के साथ बनाए जिन्होंने शायद 10-20 साल वहां की इंडस्ट्री में बिताए हैं। उनका एक्सपीरियंस, वो अपना एक्सपीरियंस लेके आए कि अच्छा पहले हम ऐसे शूट करते थे, जब VHS था तो ऐसे शूट करते थे, वगैरह वगैरह। क्योंकि अब सो कोरोना सॉरी काल सर। है और खत्म हो रहा है, तो आप एक खुशखबरी देने वाली थी, मेरे ख्याल से आप समझ रही होंगी मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो वो खुशखबरी अगले साल मिलने की उम्मीद है भारतीय दर्शकों को, या उस पे अभी पर्दा ही रहना चाहिए? जी सर, मैडम चीफ मिनिस्टर जो फिल्म है वो फरवरी तक आ जाएगी। एक हम्म। फिल्म की है। हाँ, आप किसी की बात कर रहे थे ना? मैं इसके अलावा आपके रिश्ते की बात कर रहा था, जो पिछले साल आप लोगों ने कहा कि इस वजह से रद्द हो गया था। जी, वो तो अभी रद्द ही चल रहा है फिलहाल, क्योंकि जब तक वैक्सीन नहीं है तब तक हम क्या कर सकते हैं। हम चलिए। किसी को भी रिस्क पे डाल नहीं सकते अभी फिलहाल। हम्म। लोग ट्रैवल करके भी आएंगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। हमने इसलिए कोई प्लानिंग नहीं की, क्योंकि लास्ट टाइम इतनी प्लानिंग करने के बावजूद कोई प्लान टिका नहीं है। हम्म। चलिए, आपको आपके कैरियर के लिए, आपकी अलग अलग फिल्मों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और खूब अच्छा करते रहिए और खूब झंडे गाड़ते रहिए, यही हमारी इच्छा है। थैंक यू आपको सर, अच्छा लगा आपसे बात करके। और शुक्रिया। अच्छी फ्री फ्लोइंग कॉन्वर्सेशन थी। आपको लगता होगा कि मैं बहुत नब्बे तोले जवाब दे रही थी, पर मैं रियल लाइफ में ऐसे ही बोलती हूँ, सोच समझ जो के। रियल लाइफ वाला है, वो रियल लाइफ तो बिल्कुल अलग है आपकी। हाँ, बहुत बहुत ज्यादा फर्क है। मैं शांत भी रहती हूँ, मुझे गुस्सा नहीं आता, तो फिर जो भी फर्स्ट टाइम मिलता है उनको लगता है कि ये इसको क्या हो गया। चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको और बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर।